बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के पाक नाम से लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत करम करने वाला है। फिर वही बात कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तर्जुमा से पढ़ें, समझें, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार तलब करें, हिदायत तलब करें, तौबा तलब करें और फिर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस जो वबा से है इससे हमें छुटकारा हमें प्रोवाइड करे, दीन में इस्तकामत अता करे, ईमान अता करे, ईमान पे ही मौत अता करे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला करम करने वाला है, परेशान ना हो। और ये क्या कहा जाता है कि दिलों का सुकून किस में है? अल्लाह ताला की याद में। कुरान पढ़ें, सुकून मिलता है। और अगर आप अल्लाह के करम से कोशिश करें कि एक वो वजद की बात की जाती है कि इससे तवज्जो होते हैं तो जिस्म जो है वो एक वजद में आता है, वो झूमता है। ये मैं म्यूज़िक वाले की बात नहीं कर रहा कि म्यूज़िक सुनते हैं तो वो नहीं। लेकिन स्टूडेंट अगर आप गौर करें, जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, जब आप इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व की बात कर रहा हूँ, जब आपका कनेक्शन होता है तो अल्लाह के करम से कुरान पाक पढ़ते हुए शायद वजद नहीं आता। वो क्या है? वजद एक ऐसी हमारे पास एक पॉइंट होता है कि जब हमें पावर रिक्वायर होती है और जिस्म जो है, माइंड जिस्म, उसके अंदर शायद वो एब्जॉर्ब करने की पावर नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला इतना गफूर और रहीम है, इतना करम करने वाला है कि जब आप कुरान पाक पढ़ते हैं, जब आपका कनेक्शन होता है, जो जितनी पावर आपको चाहिए होती है इसको एब्जॉर्ब करने की, अल्लाह ताला आपको वो पावर भी प्रोवाइड कर देता है और आप उसको एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं। ये हमें कि जी पावर मिल नहीं रही, ऐसा नहीं होता। आप पावर रिक्वायर्ड होती है तो फ़ौरन पावर प्रोवाइड भी कर दी जाती है। तो ये कुरान पाक इतना पावरफुल है, इतना, क्योंकि कहा जाता है कि जब मुख्तलिफ बुज़ुर्गों की बात की गई कि जब मेरा दिल करता था मैं अल्लाह ताला से बात करूं तो मैं नमाज़ पढ़ता हूं। जब दिल करता है कि अल्लाह ताला मेरे से बात करे, अल्लाह ताला तो कनेक्ट है, तो मैं कुरान पढ़ता हूं। हमारे बुज़ुर्गों को, आका को जब भी कोई ऐसे दुनियावी हिसाब से कोई अगर सामना करना पड़ता था तो फिर वो क्या, नमाज से हिदायत ताकत तलब करते थे, वो फ़ौरन जा नमाज पे चले जाते थे। तो क्या ये जो वबा है इसके लिए हमें जा नमाज पे नहीं जाना, नमाज नहीं पढ़नी है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। ठीक है, तो आप ये 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला करम करेगा। मैं हूँ आसिम नसर, आपके लिए सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था दोबारा फिर, और ये कोशिश करके हर लेक्चर से पहले आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप इंस्टॉल करें। और इसमें एलिमेंट्स ऑफ सी हमने स्टार्ट किया और उसमें करैक्टर सेट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने ली और फिर आइडेंटिफायर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। तो आइडेंटिफायर के टॉपिक से ही अपना लेक्चर जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लेक्चर अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको कहा था कि कोशिश करूँगा कि हर लेक्चर के स्टार्ट से पहले जो है ये जब हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो फिर आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि आपको लिंक जो है वो नज़र आता रहे कि ये सी डेफिनेटली आप इंस्टॉल करें। और जो भी टॉपिक अगर जिसकी वर्किंग का आपको पता है कि कैसे इस्तेमाल की जाती, कैसे मैंने आपको बताया है, तो वो आप इसको इस्तेमाल करते रहें और इसके साथ आप अटैच हों। अब मेन्यूज़ जो हैं, ठीक है, मैंने आपको मेन्यू बता दिया कि ये कौन से मेन्यूज़ जो हैं ये नॉर्मली हम यूज़ करेंगे। तो आप वो जो कमांड है जो अभी तक आपको स्टेटमेंट बताई होती हैं उसको आप बार बार यूज़ करें। अगर हमें प्रिंटफ की स्टेटमेंट पता है, वेरिएबल पता है, अभी वेरिएबल को आगे मैं यूज़ जो है ये 1-2 मैं लेक्चर्स टॉपिक कर लूँ तो ये जो है वो आप इसकी जो वर्किंग में इम्प्लीमेंटेशन आपको बता दूंगा तो फिर आप अप्लाई कर दें। अदरवाइज़ जो है आप प्रिंटफ को बार बार आप इस्तेमाल करते रहें। ये लिंक लाजमी इंस्टॉल करें, ये स्टेप्स होंगे इजी टू यूज़ और आप ये डेस्कटॉप पे आपका शॉर्टकट बन जाएगा। उसके बाद चलाते रहें, जो स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड की गई हैं उसमें आप वर्किंग करते रहें। सॉफ्टवेयर के साथ जो मेन्यूज़ आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जैसा
फाइल है, फाइल में फाइल को ओपन कैसे करते हैं, क्लोज़ कैसे करते हैं, सेव एज़ कैसे करते हैं, F2 F3 ये आप देखते रहें। फिर डिबग के अंदर, फिर रन के अंदर, कंपाइल में विंडो मेन्यू है, इसको आप देखते रहें। डिबगिंग फ़ीचर जो है उसके साथ आप अटैच हों। जो हमने बात की थी, हमने वो स्टेप इनटू की बात, स्टेप बाय स्टेप की बात की, फिर हमने वॉच विंडो की बात की थी, ब्रेक पॉइंट की हमने बात की थी। ये आप वर्किंग करते रहें बस, ठीक है। तो जो आगे स्टेटमेंट जो हैं लॉजिकली आपको बताई जाएंगी, और मैं आपको ये स्लाइड्स में उसको इम्प्लीमेंट भी करके बताऊंगा। और इम्प्लीमेंट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ चैप्टर 9 में। हाउ वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ ही प्रोवाइड कर दूंगा, बजाय इसके कि चैप्टर 10 में जाके जब हमें वो स्टेटमेंट पता चलती हैं और उसके अंदर ये जो सारे एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं मैं आपको अप्लाई करके उस टाइम बताऊं। तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जिस तरीके से हमने क्लियर स्क्रीन जो है वो तो ये बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये हमारी इसके रिक्वायर्ड होता है, वो आपको बता दिया। अब प्रिंट एफ जो है ये ज़रा मैं थोड़े से टॉपिक्स कर लूँ, उसके बाद प्रिंट एफ का जो आगे एक स्टाइल जो है वो इस्तेमाल करने का वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो प्रिंट एफ जो है उसकी डिटेल डिस्कशन चैप्टर 10 में है, लेकिन अब चैप्टर 9 के अंदर क्योंकि हमने डिफरेंट एलिमेंट जो हम डिफरेंट सिंबल्स ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिंट एफ को मजीद मुझे थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं उतना नॉलेज देकर आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी साथ साथ ही चैप्टर 9 में करवाता जाऊंगा। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम चैप्टर 10 में जाना है, प्रिंट एफ जो है उसकी एक दो बातें जो हैं जो हमने वर्किंग चैप्टर 9 में की होगी, उसका फ़ायदा मुझे चैप्टर 10 में जाके हो जाएगा, ठीक है। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूंगा, साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करवाता रहूँगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमने बात की थी, और इसमें हमने वो आइडेंटिफायर का टॉपिक कर रहे थे। आइडेंटिफायर का टॉपिक ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये नाम ही है जो वेरिएबल को कांस्टेंट टाइप फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें से आप जो करेक्टर सेट जो है वो आइडेंटिफायर के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें लेंथ की जो बात है कि वो सी के लिए वो 31 करेक्टर जो है वही अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप 31 से कम करेक्टर रखते हैं, ठीक है, 4 करेक्टर का आइडेंटिफायर नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आगे हम रूल्स भी देखेंगे कि आइडेंटिफायर का नाम रखने के रूल्स क्या हैं वो हम देखेंगे। उसके हवाले से फिर हम आइडेंटिफायर में वेरिएबल को किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए वही करेक्टर्स यूज़ करेंगे, वही रूल्स अप्लाई करते हुए। अगर आप 31 से ज़्यादा करेक्टर आइडेंटिफायर का नाम इस्तेमाल करने के लिए नाम रखने के लिए आप ये करेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं 31 से ज़्यादा, तो वो इग्नोर कर देगा, फर्स्ट 31 ही उसने पिक करने, जिस तरह फाइल नेम के वाले से बात की थी। और नाम जो है आइडेंटिफायर का नाम डेफिनेट लॉजिकल होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल जो हमने बात की है वेरिएबल बना रहे हैं और वेरिएबल में इंग्लिश के मार्क्स आप रख रहे हैं और वेरिएबल का नाम रख दिया ए, तो ए क्या चीज़ है कि सर वो ना ए जो वेरिएबल है ना वो मैंने इंग्लिश के मार्क्स रखने के लिए, तो इंग्लिश मार्क्स सपोज ENGMARKS, तो इस तरीके से नाम बेटर है कि बजाय इसके कि वेरिएबल का नाम ए रख दिया। तो ऐसे नहीं होता, और ना ही अंडरस्टैंडिंग में ये बताया जाता है, लॉजिकली बताया जाता है, और ना ही जो है आप ये कोडिंग में प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं, और ना ही आगे आपको एनवायरनमेंट में, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये करने भी कोई नहीं देता, ये होता भी नहीं है। अगर इस तरह हो जाए ये कोई ये इंटर लेवल में ये नहीं होगा कि सर ठीक है इसमें एरर तो कोई नहीं ना आया, मैंने वेरिएबल का नाम जो है ENG मार्क्स की बजाय मैंने ए रख दिया, सर वर्किंग तो हो गई ना सर, इसमें मसला क्या पड़ा। स्टूडेंट होता ये है कि हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है, लॉजिकल नाम रखना होता है कि आप जो है जिसने प्रोग्राम बनाया उसको तो ठीक है, लेकिन अगर आप वेरिएबल के नाम जो है वेरिएबल ज़्यादा इस्तेमाल करें, बड़ा प्रोग्राम होगा उसमें क्या वेरिएबल ज़्यादा नहीं होंगे, जब ज़्यादा होंगे तो आप अपने वेरिएबल्स के नाम जो उसकी वर्किंग जो है ABCD ये वेरिएबल का नाम रखेंगे, तो आप जो है कि थोड़े वेरिएबल होंगे ठीक है, लेकिन वो भी गलती है लॉजिक। एक वेरिएबल हो, दो वेरिएबल, उसका नाम भी लॉजिकल ही रखना चाहिए। लेकिन अगर वेरिएबल्स ही बढ़ जाते हैं तो माइंड में रहेगा कि हाँ जी जो वेरिएबल जो टी है वो वेरिएबल टी जो है इसलिए है, वो वेरिएबल जो है वाई जो है वो इसलिए माइंड में रहता है, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए लॉजिकल रखा जाए और शॉर्ट रखा जाए कि बस अंडरस्टैंडिंग होगी तो ठीक है, इनफ है, बजाय इसके बाद कहेंगे जिन्हें पूरे 31 ही रखने, तो ऐसा नहीं होता। बाद में जब प्रोग्राम मेच्योर हो जाता है, बन जाता है, तो नॉर्मली हम एनहेंसमेंट ही कर रहे होते हैं, तो कट कॉपी का फीचर भी होता है कि वो वेरिएबल का नाम कोडिंग में एक जगह से उसको कट कॉपी करके कहीं और भी लिखा जा सकता है, बजाय इसके बार बार टाइप किया जाए, तो ये भी फ़ायदा होता है। सर्च एंड रिप्लेस की ऑप्शन आपके पास ऑफिस में अवेलेबल होती है,
लेकिन फिर भी नाम जो है वो टू दी पॉइंट रखें, 31 कैरेक्टर्स मैक्सिमम रखने में, और हो भी जाता है इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हम प्रोवाइड कर ही देते हैं। और अगर कम से कम है जिससे हमें उसकी पता चल जाए तो उतना ही रखें, 31 कैरेक्टर्स तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 कैरेक्टर्स का भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अब इसमें कितने आइडेंटिफायर्स की टाइप्स, 2 टाइप्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर की टाइप्स, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और एक है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड, स्टैंडर्ड का मतलब है ऐसे आइडेंटिफायर जो पहले से बने हुए हैं। अब क्या, अभी तक आपने जो पढ़ा है मेन जो है आइडेंटिफायर, ये पहले से बना हुआ है ना, पहले से बना हुआ है, आपने तो नहीं बनाया ना। मेन एक फंक्शन जो है वो जब वो रिक्वायर कर रहा है कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पर मेन फंक्शन की डेफिनेशन जो है आपने बतानी उसकी कोडिंग लिखनी है, उसके अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे, तो मेन जो है वो पहले से बताया गया। तो ये आइडेंटिफायर है, लेकिन प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है जो पहले से मौजूद है, जो फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है, और ये स्टार्टिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये लाजमी लिखना है। और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जिस तरीके से हमने वर्किंग की थी उसके अंदर हमने TEMP का जो वेरिएबल बनाया था, जो हमने बनाया था, प्रोग्रामर ने बनाया था, तो वो क्या था, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। TEMP हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम रखा, हमारी मर्ज़ी है जो हमने मर्ज़ी नाम रखें, तो हमने TEMP रखा, तो वो क्या था, किस टाइप को बिलोंग कर रहा था, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। इसको देखते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या होता है, ए टाइप ऑफ आइडेंटिफायर दैट हैज़ स्पेशल मीनिंग इन मेकिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इसके कोई ख़ास को मतलब होते हैं सी के प्रोग्राम लिखने में। पर्पस और मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स कैन बी चेंज्ड, यानी क्या मतलब है, एक उसका एक स्पेशल मतलब है प्रोग्राम लिखने में, इसका कोई मकसद है जिसके लिए वो नाम रखा गया, लेकिन वो कह रहा है द पर्पस और मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कैन बी चेंज। आप उसका मकसद बदल सकते हैं, लेकिन आप ये देखें ना, एक जो है एक वर्किंग में कोई नाम इस्तेमाल कर रहा है, उसका मकसद भी उसने बताया हुआ है। एक तो ये है ना कि वो फिक्स कर दे कि जी ये इसी मकसद में इस्तेमाल होना है, आप इसको इस्तेमाल किसी और मकसद में नहीं कर सकते, करेंगे एरर आ जाएगा। लेकिन उसने बता दिया कि मैं इस मकसद में इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा इस लॉजिक के तहत मैंने ये नाम रखा था और इस नाम को मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने उस नाम को अपने किसी मकसद में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब स्टूडेंट माइंड में रखें कि मकसद, अगर आप कहते हैं कि एक स्टूडेंट का नाम है, वो आपने नाम रखा, स्टूडेंट का नाम किस में होता है, कैरेक्टर्स में होता है ना। अब आप जो है क्या करें, अब आप स्टूडेंट का नाम जो नॉर्मली पर्सन के नाम जो है वो हमें पता है ना कि ये इंसानों के नाम है, अब आप वो नाम जो है वो आप रख दें टेबल पे, टेबल का नाम वो रख दें, जो इंसान का नाम है टेबल का नाम रख दें। तो अब जो है वो जो नाम जब बोला जाएगा तो हम क्या बात करेंगे, यार ये इंसान की बात हो रही है, लेकिन कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो टेबल का मैंने नाम रखा हुआ है, तो कहेंगे यार अजीब बंदा है कि ये इंसानों का नाम है वो टेबल का नाम रख दिया। तो इस तरीके से या तो इस तरह होना कि मुमकिन ही नहीं है, वो कहे यार मेरा इन्वायरमेंट है, मैंने टेबल का नाम ये नाम रखा हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, कई दफ़ा हम पेट्स के नाम रखते हैं, तो ठीक है रख लें, अब क्या हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो है अब इस हवाले से ये ऐसा नाम है जिसका स्पेशल मीनिंग तो है, लेकिन अलाउ किया गया, इसका मतलब है कि आप उस नाम को अपने किसी मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त एक नाम एक ही मकसद के लिए होगा, ये तो फिक्स है ना। एक मकसद नाम जो मकसद के तहत रखा गया, तो आपने उसका मकसद किसी और मकसद में उसका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, एक वक्त में एक ही मकसद रहेगा ना। या तो जिस मकसद के लिए वो रखा गया नाम, आप वो नाम उसी मकसद में इस्तेमाल करते रहें। अगर आप उसका मकसद चेंज करते हैं तो ये थोड़ी हो सकता है कि पहला वाला मकसद जो है जिसके लिए वो नाम रखा गया था और आपने वो नाम जिस मकसद के लिए रख दिया है वो दोनों चलते रहें, ऐसा तो नहीं होगा। अब वो जो नाम की बात करेंगे तो कौन से मकसद को वो डिनोट कर रहा है, पहले वाला मकसद जो आपका। तो नॉर्मली इसमें बात ये ज़हन में रखें कि जो डेवलपर है, जो प्रोग्राम बना रहा होता है, वो मकसद जो डिफ़ाइन करता है वो इम्पोर्टेंट है। यानी अगर आप जो है, अब सपोज़ अगर मेन जो है एक आइडेंटिफायर है जो पहले से रखा गया है स्टार्टिंग के तौर पर, स्टार्टिंग फंक्शन के नाम के तौर पर आपके प्रोग्राम का हिस्सा मेन लाजमी होगा।
आपने एक वेरिएबल का नाम मेन रख दिया, अब क्या होगा? अब मेन जो है एक आइडेंटिफायर था जो स्टार्टिंग फंक्शन के तौर पे सोर्स कोड में लिखना ही लिखना है, आपने वेरिएबल का नाम मेन रख दिया। अब क्या होगा कि अब मेन जो है, जो आपने वेरिएबल का नाम रख दिया उसके तौर पे यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब वो देखेगा कि मेरे इस प्रोग्राम में मेन एक जो स्टार्टिंग फंक्शन के तौर पे आइडेंटिफायर था वो किधर गया, तो एक वक्त बेग ही मकसद रहेगा। तो वो जो है अब एरर जो है वो आपके मेन के नाम का वेरिएबल बन जाएगा, लेकिन वो ढूंढेगा कि जी मेन फंक्शन जो है स्टार्टिंग फंक्शन के तौर पे आइडेंटिफायर है वो किधर है, तो वो इस हवाले से एरर देगा। वैसे तो एरर जो है, लेकिन अब जो है अब एक मकसद जो है या तो अब उसके साथ क्लैश हो रहा है, आपको वो ज़रूरत ही ज़रूरत है, फिर हम देखेंगे कि जी वो अब जो है मेरे नाम भी ख़त्म हो गए हुए हैं, मैं नाम में से मज़ीद दुनिया में कोई अवेलेबल ही नहीं नाम रखने के लिए, कोई करैक्टर्स मौजूद ही नहीं है कि जो यही नाम बचा हुआ है दुनिया जहान में, मैंने यही नाम इस्तेमाल करना है बस, अब मेरे कोई और वजह ही नहीं है और कोई रह ही नहीं गई ऑप्शन मेरे पास। तो फिर अदरवाइज़ जब नाम कोई और रखा जा सकता है तो नाम जिसका मकसद पहले से कोई बताया हुआ है, आप उस नाम को उस मकसद के लिए रहने देना, क्यों चेंज कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट जो है ये ऑप्शन आपको दे रहा है, लेकिन बात लॉजिकली ये है कि और नाम है वो रख देना। अब प्रिंटफ जो है ये भी एक आइडेंटिफायर है। अब वो आइडेंटिफायर क्या है? ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, पहले से नाम रखा गया है कि प्रिंटफ प्रिंट करने का फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, तो उसका नाम क्या है? प्रिंटफ है। अब आप क्या कहें सर मैंने प्रिंटफ के नाम का वेरिएबल, क्या वेरिएबल बनाने के लिए कोई और नाम जो है वो बचा नहीं हुआ? अगर आप प्रिंटफ के नाम का वेरिएबल बना देंगे तो वो बनाने देगा, लेकिन आप प्रिंटफ का फंक्शन के तौर पर जिस तरह आप स्टेटमेंट लिखते हैं वो लिखेंगे तो एरर आएगा, उस पर एरर आएगा। ठीक है, तो इस हवाले से जो है आप इसको ज़हन में रखें, नाम मौजूद हैं तो वो जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर के तौर पर जो नाम रखे हुए हैं उसको आप रहने दें उस मकसद के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है सी लैंग्वेज को, मैंने पहले भी एक दो दफ़ा वर्ड बोला है, सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड है प्रोग्रामर्स लैंग्वेज। प्रोग्रामर्स लैंग्वेज है कि मतलब ये है कि आपको ये नॉर्मली बाकी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं वो एरर शो कर देते हैं, ये एरर शो नहीं करता, उसको कंटिन्यू रहने देता है कि ठीक है आपको जो बताया था इस मकसद के लिए इस्तेमाल नाम हो रहा है तो आपको उसी मकसद में रहने दें, नहीं करते तो फिर अब आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो फिर फेस करें। तो इसलिए जो है ये आप जो है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर का नाम जो है उसी मकसद में रहने दें, लेकिन एनवायरनमेंट उसको रीडिफाइन चेंज करना दे रहा है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड दैट द ओरिजिनल पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर विल नेवर बी चेंज्ड वाइल राइटिंग ए सी लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी अगर वेरिएबल बनाना है तो प्रिंटफ उसका नाम ना रख दें, वेरिएबल का नाम कुछ और रखें। प्रिंटफ तो हमें पता है ना स्टेटमेंट का, तो आप वेरिएबल का नाम प्रिंटफ क्यों रख रहे हैं? प्रिंटफ का स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की एग्जांपल है, वो आइडेंटिफाई करता है फंक्शन को जो पहले से बना हुआ है, हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वेरिएबल का नाम प्रिंटफ ना रखें, आप कोई और नाम रख लें कि नाम खत्म हो गए। ठीक है, इफ़ पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर इज चेंज देन सी लैंग्वेज कैन नॉट बी एबल टू यूज़ दैट आइडेंटिफायर अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिनल पर्पस। अगर आप इसका मकसद बदल देते हैं, वो नाम को किसी और मकसद में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो सी लैंग्वेज जो है एनवायरनमेंट जो है उसका जो असल मकसद है वो उस मकसद में उसको डेफिनेटली इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। जैसे प्रिंटफ जो अभी हमने पढ़ा हुआ है, स्कैनफ हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, तो ये एग्जांपल है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की। ये वो नाम है जो इनपुट और फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं और इनके रूल्स जो हैं, डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h में। यानी जब भी आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज़ करेंगे फंक्शन तो आपको ऊपर इंक्लूड stdio.h ही लिखना पड़ेगा, तो हमने जो लिखते भी हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी है टाइप वो है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर, और ये दो हमने बेसिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर 8 में अवेलेबल था, लेकिन आपकी वर्किंग के लिए डिबगिंग फीचर्स को बताने के लिए, नंबर्स एंड डिफ़ाइन एक्सप्लेन करने के लिए हमने वेरिएबल भी बना दिया था, और वेरिएबल जो है हमने टेम्प के नाम से बनाया था, TEMP के नाम से बनाया था। अब वो जो वेरिएबल बनाया था वो हमने बनाया था, अब वो जो TEMP एक आइडेंटिफायर है, और आइडेंटिफायर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, कि हमने अपने मकसद के लिए
हम आइडेंटिफायर बनाना चाह रहे हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं, हमारी ज़रूरत है, तो हम वेरिएबल का नाम रखेंगे। तो वो नाम जो है हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो उसको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर था, TEMP जो हमने यूज़ किया था, वो एग्जाम्पल था किसका, यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर की टाइप का। While writing program written in C language, the type of identifier that is defined by the programmer, जिससे आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। डेफिनेटली जो कुछ चीज़ें भी हम क्रिएट करते हैं वो इनिशियली कहाँ पे क्रिएट होती है, मेमोरी में। अगर वो स्टोर हो सकती है परमानेंट डिवाइस पे तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारी वर्किंग जो है उसका ताल्लुक मेमोरी के साथ होता है, टेम्परेरी मेमोरी के साथ होता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए जो प्रोग्रामर जो बनाता है उस आइडेंटिफायर को यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहते हैं, जो प्रोग्रामर बनाएगा। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम्स रिजल्ट। डाटा स्टोर करना है, रिज़ल्ट स्टोर करना है, वर्किंग के लिए जो आपको नाम चाहिए तो वो नाम, ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर के नाम जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, अब ये अंडरस्कोर क्यों इस्तेमाल कर दिया, माइनस क्यों नहीं किया, तो ये जो है ये आगे टॉपिक है रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स। और फिर इसी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन भी आया, यूज़ फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, मिलते जुलते हैं लेकिन फ़र्क है थोड़ा सा, इसलिए दो टॉपिक्स में आपको अलग अलग बताया जाएगा। तो ये जो है ये टॉपिक जो है ये भी कुछ ऐसा है जो टेक्स्ट बुक में नहीं होगा, नेमिंग वेरिएबल्स, लेकिन बोर्ड में आया हुआ है, तो आपको ये लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स इंशाल्लाह ताला आपके पास सब आ जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। स्टूडेंट नेम, इसलिए यहाँ पर अंडरस्कोर नेम, ये सर ये क्या क्या है इसमें कैरेक्टर्स आइडेंटिफायर के लिए रख सकते हैं, वो भी हम टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टूडेंट रोल नंबर, ये प्रोग्रामर ने वेरिएबल बनाने के लिए ये नाम रखे हैं तो इसको यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स की। अब हमारे पास ये वो टॉपिक आ गया, जब हम नाम रखते हैं आइडेंटिफायर बनाने के लिए, नाम हमें रिक्वायर है तो उसके कुछ रूल्स हैं कि जी ये नाम रखने के ये रूल्स हैं, आप नाम रखने के लिए इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज़ एरर है, ठीक है। तो इस तरह का भी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन या MCQ में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन सा फॉलोइंग जो है इसमें वैलिड है, इनवैलिड है, तो ये बातें ये इसमें आपको सॉल्व भी की जाएंगी, तो मैं आपको बताऊंगा। ये फॉलोइंग जो रूल्स हैं नेम रखने के लिए, आइडेंटिफायर के लिए, सबसे पहले ये रूल है, ये आइडेंटिफायर का जो पहला करैक्टर जो है, फर्स्ट करैक्टर जो कीबोर्ड से आप टाइप करते हैं, एक बटन, एक की, एक करैक्टर, वो लाजमी ए से लेकर स्मॉल जी, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, या अंडरस्कोर होगा, पहला करैक्टर लाजमी ये होगा। इसका मतलब है पहला करैक्टर इसके अलावा लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवैलिड। बस अभी सर पहले करैक्टर की बात हो रही है, नाम जो रखना है आइडेंटिफायर बनाने के लिए, जो नाम रखना है उसका पहला करैक्टर, ये रूल है। अब रूल पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रूल होते हैं वर्किंग के लिए, कोई रूल्स तो बनते हैं ना। अब जब नाम रखना था तो पहला करैक्टर तो रखना ही रखना है ना, पहले करैक्टर के बाद ही दूसरा करैक्टर आता है, तो रूल्स हैं कि जी पहला करैक्टर ऐसा होगा, बाकी करैक्टर ऐसे होंगे, तो उसमें ये लिख सकते हैं, ये लिखते हैं, तो कुछ रूल्स तो बनाने हैं ना। तो पहला करैक्टर लाजमी इसमें से ही होगा, तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। वो क्या है जी, पहला करैक्टर स्मॉल ए से जी तक, कैपिटल ए से जी तक, या अंडरस्कोर, ये पहला करैक्टर होगा। उसके बाद ठीक है आप रखना चाह रहे हैं तो फिर आप कोई नंबर, जो डिजिट्स हैं, जो हमने वो करैक्टर सेट की बात की थी, अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स, अंडरस्कोर हो सकता है, इसमें भी सारे स्पेशल करैक्टर्स नहीं आ रहे, नंबर, डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स ए से लेकर जी तक, फिर आप डिजिट, इसके बाद फिर इस्तेमाल, पहला करैक्टर ये होना ही होना, इसके बाद ठीक है आप ये नंबर आपने इस्तेमाल करने हैं तो आप कर लें। देखें पहले करैक्टर में नंबर नहीं है, ज़हन में रख लें, नंबर पहले करैक्टर में नहीं है, ठीक है, वो बाद में आप कर सकते हैं, तो बाद में नंबर आप लिख सकते हैं, डिजिट्स आप लिख सकते हैं, और ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये तो अंडरस्कोर तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट करैक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बिगिन विद अ डिजिट, इसको अलग रूल के तौर पे भी बता दिया, जिस तरह मैंने यहाँ बताया कि जो आइडेंटिफायर का पहला करैक्टर वो डिजिट नहीं होगा। इधर भी देख लें, पहला करैक्टर इसमें डिजिट था नहीं, डिजिट नहीं था, बाद में था, तो इसलिए अब यहाँ पे दूसरा रूल है कि पहला करैक्टर जो आइडेंटिफायर
आप नाम रखने के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसमें पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होगा। फिर आइडेंटिफायर नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट्स, यही होंगे, इसके अलावा कैरेक्टर्स नहीं होंगे। ए से लेकर स्मॉल जी तक, कैपिटल ए कैपिटल जी, डिजिट 0 से 9 अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई कैरेक्टर नाम आइडेंटिफायर के रखने के लिए वेरिएबल बनाना है, कुछ भी आपने फंक्शन बनाना है, तो ये इन कैरेक्टर्स के अलावा कोई कैरेक्टर नहीं रखा जा सकता, एरर आएगा। ठीक है। फिर हमारे पास रिज़र्व वर्ड्स और की वर्ड्स। अभी तक हमने आइडेंटिफायर्स पढ़ा है, रिज़र्व वर्ड अभी नहीं पढ़ा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। प्रिंट टैब जो है ये रिज़र्व वर्ड नहीं है, मेन रिज़र्व वर्ड नहीं है। जब रिज़र्व वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, इसका मतलब है उसका मकसद फिक्स है, उसको नहीं बदल सकते आप। रिज़र्व वर्ड्स है ना, ठीक है। अभी तो आप इतनी अंडरस्टैंडिंग ले लें। एनवायरनमेंट ने कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो रिज़र्व कर लेंगे जी, बस ये इसका यही मकसद है, इसको इन लफ्ज़ों को इसी मकसद में इस्तेमाल किया जा रहा है अब, और इन लफ्ज़ों को अपने किसी मकसद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है उसका अपने नाम किसी मकसद बदल दें जो लॉजिकली बेटर नहीं है, जो मकसद है उसका रहने दें ना, नाम क्या ख़त्म हो गए। लेकिन अब जो रिज़र्व वर्ड जो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें वो रिज़र्व वर्ड जो हैं उसको नाम में आइडेंटिफायर का नाम रखने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। आइडेंटिफायर जो है ना, ये सी लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव एनवायरनमेंट कहा जाता है। इसका मतलब है सी लैंग्वेज के एनवायरनमेंट में स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी, इसका डिफरेंट मीनिंग, ये अलग आइडेंटिफायर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, जिस तरीके से TEMP लिखा है, अब स्मॉल लेटर्स में TEMP, कैपिटल लेटर्स में TEMP, TMP का पहला T कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। ये अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, ये अलग अलग नाम है। तो इसलिए सी जो है ये केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे नेम NAME स्मॉल में और NEME ये प्रॉपर केस, N कैपिटल है बाकी स्मॉल हैं, ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स जो मैंने कहा था, जिसके अलावा जो कैरेक्टर सेट की हम बात कर रहे थे, तो इसके अलावा ये AZ और फिर ये डिजिट्स और अंडरस्कोर के अलावा नहीं लिख सकते। स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा जो कैरेक्टर सेट में हमने पढ़ा था वो ये आइडेंटिफायर के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेमीकोलन, ये डॉट, फुल स्टॉप पीरियड, वाइट स्पेस, ये आप सारी चीज़ें आप आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। फिर हमारे पास आइडेंटिफायर जो हैं वो शुड नॉट बी ऑफ लेंथ मोर देन 31 करेक्टर्स, ये रूल है। ठीक है, 31 करेक्टर तक होने चाहिए। 31 से करेक्टर ज़्यादा करेंगे इग्नोर कर देगा, उसने 31 ही पिक करने। तो आप जो है माइंड में ये रखें कि मैक्सिमम 31 करेक्टर्स ही होंगे। एरर नहीं आना, लेकिन उसे 31 करेक्टर को ही उसने डिटेक्ट करना है, उसका सिस्टम का पार्ट बनाना है, बाकी को उसने इग्नोर कर देना है। तो 31 करेक्टर्स ही होने चाहिए। आइडेंटिफायर जो है वो जो हम बात कर रहे थे कि जब प्रॉपर आप वर्किंग आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है उसमें आइडेंटिफायर का नाम जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे सर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एरर तो नहीं ना आया। एरर नहीं आया, लेकिन हमने कोडिंग करनी है, उसको लॉजिकली लेके चलना है। और प्रोग्राम को कई दफ़ा आप प्रोग्रामर जो है वो डेवलपर जो है, एक सॉफ्टवेयर हाउस से अगर आप जॉब छोड़ के शिफ्ट हो जाते हैं तो कोई और प्रोग्रामर आता है, उसको आपका वर्कलोड दे दिया जाता है, तो उसने आपके प्रोग्राम की कोडिंग में वर्किंग एनहेंसमेंट करनी होती है। तो पहले आके वो समझता रहे कि ये वेरिएबल का नाम जो है, ये वेरिएबल का नाम इसलिए इस्तेमाल किया है, पहले मैं इसका सारे मकसद देखूँ, कि उसके नाम के अंदर से उसकी वर्किंग का अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। तो होता है, तो इसलिए ऐसे किया भी नहीं जाता, इसलिए वर्किंग होती भी नहीं है। स्टार्ट में पिक कर लिया जाता है, और बेटर अगर आपकी चेकिंग अगर की जाती है तो स्टार्ट में अगर ABCD नाम के वेरिएबल बनाएं, अगर इसको पहले ही पिक कर लिया जाए और एरर दे दिया जाए, मार्क्स कम कर दिए जाएँ, काट दिए जाएँ, तो खुद ही फिर ये स्टाइल बनता है। लेकिन आगे आगे जिस तरह जाते हैं तो अगली डिग्री में तो डेफिनेटली सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप वेरिएबल का नाम ABCD रखें और कहें सर मैंने मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मैंने वेरिएबल का नाम A रखा है, तो कहते A नाम रखा है, उसमें मार्क्स स्टोर कर रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है ABCD ये वेरिएबल का नाम रखे हुए हैं। तो नाम लॉजिकल होने चाहिए। तो ये अभी जो है अगर इग्नोर कर भी दिया जाता है, क्योंकि नॉर्मली प्रोग्राम लिखा जाता है उसमें इस लेवल पे ये 100% इसको क्रिटिकली चेक नहीं किया जा रहा,
वेरिएबल आपको जो रिक्वायर था बना दिया, आउटपुट जो रिक्वायर थी वो आपका प्रोग्राम वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो है ये इसको अभी इतना क्रिटिकली चेक नहीं किया जा रहा है। चेक कर लिया जाए तो वैसे तो फ़ायदा है, फ्यूचर हमारा सेफ़ होता है, लेकिन अभी इसको इग्नोर किया जा रहा है। तो आइडेंटिफायर जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसका नाम शॉर्ट है, जितना रिक्वायर है उतना ही रखें। ये 31 कैरेक्टर्स तक हमें मैक्सिमम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 5 कैरेक्टर्स में उसका मकसद पता चल रहा है तो 5 कैरेक्टर का ही नाम रखें। जल्दी ज़ाहिर टाइप करने में भी टाइम रिक्वायर होता है, और ईजीली टाइप्ड एंड ईजीली रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर। उसके बाद ये कीवर्ड जो हम बात कर रहे थे, ऐसे वर्ड्स हैं जो रिज़र्व किए गए हैं, उसका मकसद फ़िक्स है। आप इन वर्ड्स को इसका मकसद बदल नहीं सकते, किसी और मकसद में ये नाम यूज़ नहीं कर सकते। बस जो नाम रख दिए ना इसका यही मकसद है, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते किसी और। इसको एज इट इज़ जिस मकसद के लिए हैं उसको उसी मकसद में यूज़ करेंगे, इसको बदल नहीं सकते। इस टॉपिक को कीवर्ड्स और रिज़र्व वर्ड्स कहते हैं। हर भी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, सॉफ्टवेयर टूल में, सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में कुछ वर्ड्स रिज़र्व होते हैं, आप उनको उसी मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने किसी डेवलपमेंट में उन नामों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सी लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा बड़ी लिस्ट अवेलेबल नहीं है, वो आइडेंटिफायर्स हैं जो पहले से बने बनाए हैं, लेकिन रिज़र्व वर्ड इतने कोई ज़्यादा नहीं हैं सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स और रिज़र्व वर्ड इज़ अ वर्ड इन सी लैंग्वेज दैट हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। इसका भी कोई मकसद मतलब है, लेकिन कीवर्ड्स आर दोज वर्ड हुज मीनिंग और पर्पस इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय कंपाइलर और बाय डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जिसने भी ये लैंग्वेज बनाई है उसने इसको फिक्स किया हुआ है। इट कैन नॉट बी चेंज्ड, इसका मकसद चेंज रीडिफाइन नहीं किया जा सकता। आप जब अपना प्रोग्राम बनाएंगे इन नामों को अपने किसी मकसद में आप यूज़ नहीं कर सकते, इसका मकसद रीडिफाइन नहीं कर सकते। आपको इसी मकसद में जो पहले से मकसद बताया गया है उसी मकसद के तहत ही आप यूज़ करेंगे। कीवर्ड्स कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर विच इट इज़ डिफाइंड। कीवर्ड जितने भी हैं सारे के सारे स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स में ही हैं। कोई कीवर्ड कैपिटल लेटर में प्रॉपर केस में नहीं है, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में हैं। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नेम, एज ए फंक्शन नेम, एज ए लेबल नेम, अरे नेम, जो भी स्ट्रक्चर नेम, यूनियन नेम, जो भी हम बातें जितने हमारे सिलेबस में सेकेंड ईयर में शामिल हैं, तो उसमें हम ये नाम जो है वो ये नाम अपने किसी कामों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम अभी हमें वेरिएबल का ही पता है, तो वेरिएबल का नाम इन 32 कीवर्ड्स सी लैंग्वेज की लिस्ट में ज़्यादा कीवर्ड्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। इसमें प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर भी बनाए जा सकते हैं, उसके वाले से पावरफुल है। वैसे इसके जो फिक्स वर्ड्स जो हैं, रिजर्व वर्ड्स, वो 32 ही हैं, और वो कौन से हैं वो देखते हैं। लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, ये लिस्ट आपको प्रोवाइड की जा रही है। अब ये लिस्ट जो है अब ये भी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है कि जी आपको रिजर्व वर्ड 1-2 बता दें, 3-4 बता दें, तो इसलिए ये कंप्लीट लिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर दी गई है कि ये 32 कीवर्ड रिजर्व वर्ड्स हैं। वेरिएबल के अभी हमें वेरिएबल पता है, किसी वेरिएबल का नाम इन 32 कीवर्ड रिजर्व वर्ड में नहीं हो सकता। तो इससे भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं, कौन कौन से पहले से डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। तो ये है हमारे पास ये उस कीवर्ड की लिस्ट। तो स्टूडेंट देख लें, इसमें मेन का वर्ड तो कहीं नहीं है, इसमें प्रिंट एफ का वर्ड कहीं नहीं है, इसमें क्लियर स्क्रीन का वर्ड नहीं है। ठीक है, ये आप जहन में रख लें कि यहाँ पे ये ऑटो ब्रेक, केस, कैरेक्टर कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, ये सारी चीज़ें, यहाँ पे गो टू, ये सारी चीज़ें, INT हमने पढ़ा ना, हमने फ्लोट पढ़ा था। ठीक है, अब ये फ्लोट, ये देखें ये अवेलेबल है, हमने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बनाया था ना, नंबर साइन डिफाइन की थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए। अब फ्लोट जो है एक रिजर्व वर्ड है, आप अपने वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं रख सकते। ठीक है, INT आपको बताया था ये इंटीजर टाइप न्यूमेरिक वैल्यू के लिए होता है, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो सारी बातें जो हैं, या अगर आप कर रहे हैं साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डिफाइन, यूनियन, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वॉइड, आगे रिजर्व वर्ड, वॉइड रिजर्व वर्ड है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते।
और यहाँ पे देखा जाए कि वो इंक्लूड किधर है, इंक्लूड भी नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है तो अब यहाँ पे जो छोटी सी मिस्टेक है ये टाइप डिफाइन जो है स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ये टाइपिंग एरर जो है वो है। टाइप डिफाइन जो है ये भी स्मॉल लेटर्स में है। तो ये हमारे पास जो है ये 32 कीवर्ड्स हैं। आप वेरिएबल, अभी हमें वेरिएबल पता है, किसी वेरिएबल, अभी हम वेरिएबल पे अगर तवज्जो कर लें क्योंकि आगे चीज़ें अभी हमें बनानी नहीं ना आती। तो जो वेरिएबल है, वेरिएबल के नाम इन 32 कीवर्ड्स में से नहीं होगा, ये ज़हन में रख लें। टाइप डिफाइन भी स्मॉल लेटर्स है, सारे स्मॉल लेटर्स ही होते हैं, ये तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वेरिएबल का नाम इन नामों में से नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास जो है ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर को हम दोबारा कंक्लूड कर देते हैं। इस लेक्चर्स में हमने आइडेंटिफायर जो है ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है। और स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आपको नॉलेज दिया हुआ था कि पहले चैप्टर 8 में से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता था, लेकिन अब कुछ ईयर से आइदर चैप्टर 8 आइदर चैप्टर 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, या चैप्टर 8 में से आएगा, 9 में से आएगा। सी लैंग्वेज में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो उसमें पहले चैप्टर 8 में से होता था, अब चैप्टर 9 में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट अब ये स्केच जो बोर्ड की तरफ से दिया जाता है उसको हम देख लेते हैं, लेकिन 100% उस पर रहना नहीं होता कि जी वही है, जी वही है। क्वेश्चन उसका स्टाइल बदल जाता है। कहते हैं ठीक है आपके सिलेबस में तो शामिल है ना। और अगर तो हमें प्रॉब्लम आ जाए, पूरे बोर्ड के सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाए मेरा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो चॉइस भी तो होती है ना। तो इसलिए नॉर्मली उसका इतना स्ट्रेस आता नहीं है, लेकिन जो स्केच दिया जाता है उसको फॉलो करना होता है। लेकिन ये नहीं कि हार्ड एंड फास्ट वही रहेगा। कितने हम मसले आ गए कि जी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आया, बुक के अंदर से आ गया। अब जो है चैप्टर 8 अगर हम करते रहे, चैप्टर 9 में से पहली दफ़ा जब आ गया तो हम क्या करते, चैप्टर 9 में से आ गया, तो उसका तो कोई नहीं कर सकते। कहते ठीक है आपको एक मॉडल के तौर पे दिया गया, हमने ये थोड़ी कहा कि इस तरह ही होगा 100%। तो इस चीज़ को माइंड में रखा करें। तो ये चैप्टर 9 में से ये आइडेंटिफायर का टॉपिक जो है ये बोर्ड में आया हुआ है। और आगे जो है ये रूल्स जो हैं वो नेमिंग आइडेंटिफायर्स और आगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, ये भी बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये वबा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ही करम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम।